जय बच्चों, आज क्लास 11 में फिजिक्स में आपका जो टॉपिक है वो है रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग। कल मैंने समझा दिया था रोलिंग किसे कहते हैं। जहाँ तक आपको याद होगा, रोलिंग का मतलब था कि भैया जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा था, और यदि कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं चेंज हो रहा है तो उससे क्या बनेगा, स्लिपिंग बनेगी। एक पॉइंट बताया जाता आपको, ठीक है ना। फिर भी आप पहले रोलिंग लिख लो, रोलिंग किसे कहते हैं एक लाइन में जल्दी से। Where point of contact keep changing, where point of contact keep changing, point of contact keep changing, keep changing, point of contact keep changing, the rolling occur, the rolling occur, the rolling occur. अब डालो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में लिखना बेटा, एप्लीकेबल फॉर बॉडी, एप्लीकेबल फॉर बॉडी whose point of contact keep changing, applicable for body whose point of contact keep changing and force that oppose the motion of body, and force that oppose the motion of body which is rolling over, which is rolling over the surface of another। मैं रिपीट कर रहा हूं, force that oppose the motion of a body which is rolling over the surface of another, the surface of another। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कब काम कर रहा है, जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो यहाँ पर ये है, अगली बार यदि बॉल रोल करके आई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला हो गया, ठीक है ना। यानी कि कोई बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं रोलिंग। और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो रहा है और इस पहले में भी इसमें भी यदि कोई रोक रहा है, कौन रोक रहा है इसको, जो रोक रहा है वो कौन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। दोबारा समझना चीज को, इसमें जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग, सिंपल सी बात है। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटिन्यू चेंज होता जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है सर, एक ऐसा फोर्स जो इस रोल होने वाली बॉडी को रोक रहा है, इस रोल होने वाली बॉडी को रोक रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। बात सबके समझ में आ गई होगी। सर ऐसा फोर्स जो किसी रोल होती घूमती हुई, यानी कि इसमें सिंपल सी बोतल की बात करूं, यदि मैं इस बोतल को घुमाऊं कहीं पर जमीन पे फर्श पर तो इस तरह घूमेगी। अब जब कुछ देर बाद रुक जाएगी, क्यों रुक रही है सर, इसलिए रुक रही है कि इसमें कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, इसलिए ये रुक रही है, ठीक है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया। अब रोलिंग फ्रिक्शन का यूज हम कहाँ देखेंगे, आप सब देखा होगा आपने, जो व्हील्स वगैरह होती है उनमें आप लोग छड़े लगा देते हो, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बॉल बेयरिंग, ठीक है ना। तो बॉल बेयरिंग में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, जैसे आपने फैन में देखा होगा तो फैन में भी आपने छोटे छोटे छड़े लगे होंगे, इसको भी हम बॉल बेयरिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, यदि आपकी बात करें रोलिंग में, तो आपने गेम देखा होगा कि एक वो बॉल, भारी सी बॉल होती है और उसको सामने बोतलें होती हैं, उसको गिराते हैं, ठीक है ना। इसको हम बॉलिंग गेम कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉलिंग में भी क्या हुआ, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज हो रहा था, ठीक है ना। यानी कि वो बॉल थी, उसमें बॉल रोल करके जा रही है, उस बॉल को कौन रोक रहा है, यदि आपने बहुत धीमे डाली तो बॉल रास्ते में रुक जाएगी, ठीक है ना। आपने बहुत तेज मारी तो बॉल आपकी जब बाहर निकल जाएगी, जो बगल में दो तीन बोतलें होंगी उन्हें नहीं तोड़ निकाल पाएगी, ठीक है ना। तो यानी क्या समझ में आई सर, रोलिंग क्या है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट जब कोई घूमता हुआ और रोल होता हुआ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेगा, उस चलती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब तीनों समझना सर, यदि बॉडी चल रही है, चलने से रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी सरफेस पे चल रही है, ठीक है ना, बट उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और यदि बॉडी एक सरफेस पर चल रही है और कंटिन्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों में अंतर समझना दोबारा से। यदि मैं कहूं मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर को मैं फोर्स कर रहा हूं, इस डस्टर को मैं फोर्स कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस डस्टर को फोर्स कर रहा हूं, इस डस्टर को मैं फोर्स कर रहा हूं, इस डस्टर को मैं फोर्स कर रहा हूं तो क्या होगा,
दोबारा देखना बेटा, इस पर जो इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि डस्टर चला नहीं है, डस्टर चल दिया। अब इसमें जो काम कर रहा है फ्रिक्शन वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और यदि इसी डस्टर को मैंने इस चौक के ऊपर रख दिया, अब देखो अब चलने लगा, तो इस पर अब इसको रोक रहा है कौन? वो कौन रोक रहा होगा? तो पॉइंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज कर रोक रहा है वो कौन है? आपका रोलिंग फ्रिक्शन। आपको तीनों एक ही समझा दिया मैंने आपको। अब यदि बात करें रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन को आप पढ़ चुके थे, F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, जहां पर एन था आपका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को आप पढ़ चुके हो, म्यू एस इंटू एन, म्यू के इंटू एन। और तीसरा है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन होगा म्यू आर इंटू एन। आप सब कुछ देख रहे हैं क्या अंतर है? सर तीनों में स्टैटिक फ्रिक्शन में भी एन है, काइनेटिक फ्रिक्शन में भी एन है, और रोलिंग फ्रिक्शन में भी एन है। तो सर डिपेंड किस पर कर रहा है? डिपेंड कर रहा है उनके कोफिशिएंट पर। किस पर? कोफिशिएंट पर। यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो आपको याद होगा म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के था। यदि हम इन तीनों को कंपेयर करें तो आप देखते हो कि म्यू एस सबसे पावरफुल होगा, देन म्यू के, और देन म्यू आर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर होता है, सबसे कम होता है किससे? काइनेटिक से और स्टैटिक से, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि इनका रिलेशन क्या है, ठीक है ना। आपस में इनका क्या रिलेशन है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज पावरफुल और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना। एप्लीकेशन। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन का। सर फ्रिक्शन का एप्लीकेशन कहां कहां पर होगा, ठीक है ना बेटा। फ्रिक्शन जो है फायदेमंद भी है और लॉस भी देता है। यदि मैं कहूं फायदेमंद कहां पर है, तो यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट चल ही नहीं पाता, यानी कि वॉकिंग हम लोग चल रहे हैं तो किसकी वजह से चल रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन नहीं होता हम चल नहीं पाते, हम लोग स्लिप कर जाते, ठीक है ना। और दूसरा फ्रिक्शन, यानी किसी ऑटोमोबाइल को भी चलना है तो फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है ना। फ्रिक्शन दो चीजों में बताया दोबारा से, फायदेमंद भी है और लॉस वाला भी है। फायदेमंद क्या है? सर फ्रिक्शन से हम वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और फ्रिक्शन से हमें एक दूसरा फायदा क्या हो रहा है? सर ऑटोमोबाइल, कोई भी ऑटोमोबाइल है वो चल रहा है, मोशन में आ रहा है, तो फ्रिक्शन की हेल्प से आ रहा है। अब सर फ्रिक्शन से लॉस क्या है? लॉस तो मतलब पता है, यदि फ्रिक्शन आपको अपनी साइकिल में ही बता देखा होगा, यदि साइकिल में तुम्हारे फ्रिक्शन लग रहा है तो ची 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 की आवाज आती है, ठीक है। और जब ची 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 की आवाज आ रही है तो हमने क्या देखा होगा उसमें? सर हमें पेडल अधिक तेज मारना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? यानी कि एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो पहला फ्रिक्शन का लॉस क्या है? सर फ्रिक्शन से आपका एनर्जी बर्बाद हो रही है। दूसरा, जब वो आपका आप अधिक तेज मारते हो पेडल साइकिल में और उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो कि को आपके जो कोई भी छर्रे जो हो गए वो कट गए हों, तो उससे क्या होगा? कटने से आपका साइकिल का जो और भी एरिया है वो भी उससे खराब हो जाएगा। इससे क्या हुआ? सर फ्रिक्शन से हमें एनर्जी बर्बाद हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? हमारा टियर वेयर भी हो रहा है, यानी कि चीजें खराब भी हो रही है, ठीक है ना। हमारी गाड़ी में जो भी हो उसका टियर वेयर भी हो रहा है। दो चीज समझ में आ गई। तीसरी बात, फ्रिक्शन से आपको चीजी की आवाज आई, यानी कि फ्रिक्शन से क्या हो रहा है? नॉइज भी आ रहा है। तो फ्रिक्शन के दो फायदे मैं बता देता हूं, मैक्सिमम यही पूछा जाता है कि फ्रिक्शन के दो फायदे और दो लॉस बताओ। तो पहला फ्रिक्शन का फायदा है वॉकिंग और दूसरा है आपका ऑटोमोबाइल में, ठीक है ना, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल। और फ्रिक्शन के लॉस क्या है? फ्रिक्शन के लॉस से सर एनर्जी बर्बाद हो रही है, नॉइस आ रही है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी में टियर वेयर भी आ रहा है, यानी कि गाड़ी में खराबियां भी आ रही हैं और चीजें भी उससे खराब हो रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो तुम्हें बताइए, ग्रीस वगैरह तुम लगाते हो, लुब्रिकेंट यूज, ठीक है ना। तो आप लोग लुब्रिकेंट यूज करके आप फ्रिक्शन का कम कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, ग्रीस यूज करके, यानी लुब्रिकेंट यानी कि ऑयल वगैरह डाल के ग्रीस यूज करके आप फ्रिक्शन कम कर सकते हो। तीसरा, अभी आपने देखा सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा था? सबसे कम फ्रिक्शन था अपना रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या होगा? रोलिंग यानी कि आप क्या करोगे? बॉल बेयरिंग यूज कर लोगे। यदि किसी मुझे डस्टर को खिसकाना है, अच्छा क्या होगा? सर आप यहाँ पर दो पहिए टाइप का बॉल बेयरिंग लगा दो और इसको खींचते ले जाओ। आपने देखा गांव बच्चे खराब वाली बॉल बेयरिंग को यूज करके फिर एक गाड़ी बना के ले जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ?
सिंपल सा ऐसा, यदि आपको खींचना है तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें आप 2 बॉल बेरिंग लगाओ और इसको खींचते ले जाओगे। तो क्या हुआ सर, हम तीसरा काम कर सकते हैं, बॉल बेरिंग यूज कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, पहला हम लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, तीसरा हम यूज कर सकते हैं बॉल बेरिंग। चौथा आपको बता दूं मैं, फ्रिक्शन को कम करने का एक नेक्स्ट होता है और होता है डिजाइन मॉडिफिकेशन। सर ये डिजाइन मॉडिफिकेशन क्या है? चलिए, यदि मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो आपने देखा होगा जो रेसिंग साइकिल चलाते हैं उनके साइकिल के ट्यूब और टायर पतले होते हैं। क्यों होते हैं? तो सर एरिया देखना, और दूसरा देखिए, और टायर ट्यूब पतले होंगे वो होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा उनका जो हेलमेट होगा आगे से नुकीला और पीछे आपका चौड़ा होता है। क्या हो रहा है सर, हवा को काटता हुआ ले जाएगा, नहीं डिजाइन को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारी साइकिल होती है हम ऐसे चलाते हैं, उनकी साइकिल को झुक के चलाते हैं तो एयर के कांटेक्ट में कम आएगी। तो क्या हुआ, हम डिजाइन मॉडिफिकेशन करके भी इसी तरह फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने का तरीका लुब्रिकेंट, दूसरा ग्रीस, तीसरा बॉल बेरिंग और चौथा डिजाइन मॉडिफिकेशन। डिजाइन को आप मॉडिफाई कर दो तो भी फ्रिक्शन कम हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि फ्रिक्शन को सॉल्व करने की, फ्रिक्शन की कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे, ये मैं समझा दूं आपको। फ्रिक्शन को सॉल्व करने के तरीके, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कैसा भी आपका कुछ भी हो, ट्रक हो, टायर हो या फिर मोशन में इंसान हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाले सारे फोर्सों को इकट्ठा में एक साथ एक ही डायग्राम में बनाते हैं। कैसे सर, यदि हम सिंपल सी बात करें तो नीचे इसका काम करता है mg, और mg के जस्ट अपोजिट काम करता है कौन है सर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, यदि मैं फोर्स की बात करूं तो अप्लाइड फोर्स यहां पर काम करेगा तो इसका फ्रिक्शन F यहां पर काम करेगा। देखिए इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बात समझना दोबारा से, यदि कोई बॉडी हमारे पास है, ये हमारे पास बॉडी है तो इसका मास mg डाउनवर्ड्स, मास के अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स अप्लाइड एंड इस डायरेक्शन में तो फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। किन दोनों को, F फ्रिक्शन को और अप्लाइड फोर्स को और नॉर्मल रिएक्शन को और मास को, इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन कहीं पर हमारा इंक्लाइंड प्लेन आ गया, इंक्लाइंड प्लेन दिख रहा होगा आपको, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन में हमें इसके कंपोनेंट देखने होते हैं। इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट देखने होते हैं। ये हमारा कंपोनेंट देखो, एक कंपोनेंट ऐसा आप देख रहे हो, नीचे मास mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और आप कोई थीटा मानेंगे तो फिर थीटा के कंपोनेंट भी आपको देखने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि कभी भी हमें सबसे पहले यदि कोई भी डायग्राम है तो उस डायग्राम को बनाना है, उस बॉडी को बनाना है, उसके बाद क्या करना है, सारे जो फोर्स क्वेश्चन में दिए हैं उन सबको रिजोल्यूट कर देना है। जैसे कि mg मास हमेशा नीचे की तरफ लगता है, अब इसमें इधर भी लगा देना गलती से, क्या होगा, तो अच्छा लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, इंक्लाइंड होगा तो। अब दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा, सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन लगाया। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करता है, इसलिए फ्रिक्शन जे लगाया। अब हो सकता है कि इसमें हम फोर्स लगा रहे हो, हो सकता है नहीं लगा रहे हो, तो जो आपका बॉडी अपने आप स्लिप हो रही हो तो वो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंक्लाइंड प्लेन का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम समझा दिया आपको और सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम समझा दिया। अब करना क्या होता है आपको, यदि आप इसके mg को रिजोल्यूट करेंगे तो ये दोनों आपको इक्वेट करने पड़ेंगे, ये दोनों आपको इक्वेट करने पड़ेंगे। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, इस mg का एक और भी कंपोनेंट होगा तो इन दोनों को आपको इक्वेट करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और mg का जो वाला कंपोनेंट, ठीक है ना। यदि आप इसको थीटा मान रहे हो तो आपको साइन, इसका जो आपको जाएगा साइन थीटा और जो जाएगा कॉस थीटा, mg कॉस थीटा और mg साइन थीटा। यदि क्वेश्चन में गिवन होगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप समझ लो यदि आपने इसको थीटा माना तो ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा और जो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन के, और यहाँ पर mg cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन के। और इनसे आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व हो जाएगा, इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, केवल आपको फोर्स लिखने होते हैं और उन फोर्सों के बाद उनको क्या करना होता है, इक्वेट कर देने होते हैं कि अपोजिट का फ्रिक्शन इस वाले को अपोजिट करो, नॉर्मल रिएक्शन इस वाले को अपोजिट करेंगे और आंसर निकल आता है आसानी से।
यदि इंक्लाइन है तब, और इंक्लाइन नहीं है तो आप देख रहे हो एन और एम जी, फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। ये तो बताया मैंने आपको कि फ्रिक्शन को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है। अब एक नया टॉपिक आता है, न्यूमेरिकल लॉ में कर लेंगे इसके हम, ठीक है ना। एक नया टॉपिक आता है, ठीक है, और उसका नाम है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। इसी चैप्टर में बैंकिंग ऑफ रोड है।